Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कारोबारी बिजनेस मुतासिर हुए हैं, वहीं ऑनलाइन बिजनेस को तेजी मिली है। मगर कुछ ऑनलाइन बिजनेस ऐसे भी हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब आरिफ कश्मीरी। तो ज़ैनब आरिफ कश्मीरी, आप मुझे बताएं कि आप कौन सा ऑनलाइन बिजनेस करती हैं? अपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ज़रा बताएं। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत मुतासिर हुए हैं, तो मैं भी एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ और वो है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन एंड आई एम अ टीचर एज वेल। सो पहले मेकअप आर्टिस्ट पे बात करते हैं। मैं मेकअप मेरा हमेशा से पैशन रहा है, तो मेकअप करने का मुझे हमेशा से शौक रहा है। तो इसी वजह से मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ थी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ और फिर मैं लोगों पे मेकअप करना स्टार्ट करूँ। तो मेरा अपना स्टूडियो है जो गुलिस्तान जौहर में है। मेकअप बाय जैक से मेरा स्टूडियो का नाम है। एंड फिर उसके बाद मैंने वो मेकअप लोगों के ऊपर करना शुरू भी किया अपने स्टूडियो में, और फिर साथ साथ ऑनलाइन सर्विस भी देना शुरू की। ऑनलाइन सर्विस यहाँ पे यानी मेकअप सिखाना ऑनलाइन लोगों को, जिस दूसरे ममालिक में लोग बैठे होते हैं, उनको मेकअप सीखना होता है, तो उनको मेकअप सिखाना बहुत आसान हो जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो उनको मैं ये सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा मैं टीचिंग भी करती हूँ। तो टीचिंग इस कोरोना वायरस की वजह से टीचिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। लोग ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस के ऊपर आ चुके हैं। एंड मैं एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल से टीचिंग करती हूँ, बीकन हाउस से। एंड बहुत ही मुझे लगता है बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है हमारी नॉर्मल टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। लेकिन हमने इन तमाम सिचुएशन को नज़र में रखते हुए अपनी तरफ से बहुत बेस्ट दिया है, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें बहुत अच्छे तरीके से, स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और मेकअप में हमारे क्लाइंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा ज़ैनब, आपने कहा कि आप टीचिंग भी करती हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा, आपके मेकअप स्टूडियो जो है वो गुलिस्तान जौहर में वाक़ है, तो आप वहाँ पे लोग आपसे कॉन्टैक्ट किस तरह करते हैं? किस तरह आपके पास जो है वो लोग आते हैं? ऑनलाइन किस तरह आप डील करती हैं अपने क्लाइंट्स को? नहीं, मेरे पेज बने हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मैं स्नैपचैट पे भी हूँ। तो मैंने हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है आजकल नॉर्मली लोग इतना ज़्यादा सैलॉन्स पे इतना नज़र नहीं दौड़ाते अनटिल एंड अनलेस वो सैलॉन्स आपके इंटरनेट पर हो और वो सैलॉन्स लोगों में मशहूर हो, स्पेशली जो पर्सन रन कर रहा है वो। तो मेरे लिए हमें और हमारी जो आजकल की यूथ है वो सब इंटरनेट पे आपको मिलेगी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगी। तो मैंने हमेशा से ये जो हमारी इंटरनेट है उसको बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा है, और मैं वहीं पर ही इन तमाम सोशल साइट्स पर ही ऑर्डर्स लेती हूँ, अपनी अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ। वहीं पे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और वहीं से फिर मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। मैं उनसे कुछ परसेंट हमारा एडवांस होता है, वो मुझे वो देते हैं, एंड देन दिस इज़ हाउ हम अपॉइंटमेंट्स अपनी बुक करते हैं। सही। अच्छा ज़रा मुझे ये बताएँ कि कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ 23 मार्च से जो है, लॉकडाउन उसकी वजह से कर दिया गया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया। तो आपका बिज़नेस कितना मुतासिर हुआ? कितनी बुकिंग्स ऐसी थी जो पहले हुई भी थी जो कैंसल की गई? मुझे ऐसा लगता है कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बहुत लोगों के बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरे बिजनेस की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बुकिंग्स थी जो कि हमारी इन्हीं कुछ मंथ्स के अंदर थी, अप्रैल में, मई में थी। तो उनकी हमें बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उसकी दो वजूहत थी। एक तो हमारे शादी हॉल्स बंद थे, तो उनकी शादी वैसे ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि जो है, मैं खुद से नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसे रिस्की सिचुएशन जो हुई हुई है हमारे पूरे शहर में, उसके अंदर मैं किसी को बाहर से बुलाऊं अपने सैलून में। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही, बिकॉज हम वैसे ही इतने डरे हुए थे, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं कोई रिस्क लूँ ऑलरेडी। तो मैंने कोशिश और ये प्रेफरेंस ज़रूर की कि सेफ्टी सबसे पहले रखी जाए और फिर बाद में काम को रखा जाए।
तो इसीलिए मैंने हमारी काफ़ी सारी बुकिंग्स थी जो कि कैंसिल हुई ऑटोमेटिकली, और कुछ को मैंने खुद कैंसिल किया। अच्छा ज़रा मुझे बताएं कि कोरोना वायरस तो ऑब्वियसली मार्च से पहले से जो है वो स्टार्ट हो चुका था, लॉकडाउन जो है वो 23 मार्च से हुआ, पर कितनी बुकिंग्स आपकी जो है वो इन मंथ्स में हुई हुई थी, बिकॉज ये शादियों का सीजन था। मेरी बुकिंग काफ़ी सारी हुई थी, मुझे एक्चुअली फिगर याद नहीं है, आई थिंक 7-8 थी मेरे पास ऑलरेडी, जो कि जिनको उनमें से कुछ ऐसी भी थी जो कि वो लोग आए भी थे, क्योंकि शुरू शुरू में जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो उसको इतना सीरियस लिया जा नहीं रहा था, हमारे मुल्क में तो खास तौर पे लिया जा नहीं रहा था। जब हमने देखा कि नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए, तो फिर इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लिया गया, और फिर ये लॉकडाउन भी होना शुरू हुआ। तो जब शुरू में जब ये चीज़ इतनी नई नई उभर कर आई थी, तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जो कि मेरे स्टूडियो में आए और उन्होंने अब तैयार भी हुए वो लोग, और उन्होंने अपनी शादियां भी की। अब शायद वो स्मॉल स्केल शादियां थी, अपने घर की छत पे कर रहे थे या क्या थी, या कुछ मंगनी ऐसी थी कि घर की छत पे हो रही थी या लॉन में हो रही थी, कहाँ पे ये लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसी बहुत सारी थी जो कि हुई भी थी। अच्छा ज़ैनब मुझे ये भी बताएं कि ज़ाहिर है लॉकडाउन से पहले जो है वो क्या सूरत हाल थी आपकी इनकम की, और उस पर क्या असर पड़ा लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से, कितना कितना परसेंट आप कहेंगी कि डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि है मेरा जो काम है वो सोनली सिर्फ इस मेकअप बिजनेस से बिल्कुल रिलाई नहीं करता, यानी कि मेरी जो इनकम है वो सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करती, बिकॉज मैं टीचिंग भी करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता ज़रूर है कि इसका बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज ये शादियों का सीज़न था और इसमें हम लोग ने रफली एक माइंड बनाया हुआ था कि भाई इतने क्लाइंट्स तो आ जाएंगे, इतना इतना आराम से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक भी हमारे क्लाइंट्स हमने नहीं लिए हैं जो शुरू में जो थे वो थे, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी जो इनकम है वो तकरीबन 80% तो डिक्रीज हुई ही हुई है, क्योंकि हमारे पास सही। अच्छा। कोई भी नहीं था। लेकिन जो हमारी बचा कुची जो बची है वो ऑनलाइन सर्विस देके या फिर कुछ लोगों को सिखा कर मेकअप इस तरीके से कर कर हमारी कुछ थोड़ी बहुत सेविंग बन पाई है इस काम से सोलली। वरना जो मोस्टली जो आती है वो सिर्फ क्लाइंट्स को मेकअप कर कर ही आती है, और इस बार क्लाइंट्स नहीं थे तो हमारी सर्विस बिल्कुल भी नहीं यूज हुई। अच्छा ज़ैनब मुझे बताएं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इस कोरोना की वबा में भी, कुछ लोग जैसे घर में अपने फंक्शन कर लिया, घर में शादी कर ली, कुछ लोगों को बुलाया और शादी कर ली, तो ऐसे में लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया कि वो आपसे आके मेकअप कराएं, या आपको घर होम सर्विस की जो है वो उसका बोला गया। देखिए, मुझे तो होम सर्विस का बोला जाता है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं होम सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन मैं होम सर्विस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती, बिकॉज़ मेरा होम सर्विस वाला है ही नहीं। मेरा अपना स्टूडियो है गुलिस्तानी जौहर में, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि लोग खुद आएँ। लेकिन अभी मुझे कोई भी बोल रहा है मेकअप के लिए, मैं सबको मना कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज़ अपनी लाइफ़ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, लोगों के साथ कोई नहीं कर सकती मैं। तो अभी बेहतर ही यही है कि अभी किसी से बुकिंग करी ही ना जाए, तो मैं किसी भी तरह की बुकिंग एटलीस्ट अभी तक तो नहीं कर रही। समर्स में जून जुलाई में देखा जाएगा हालात को देखते हुए, तो फिर मैं प्रिकॉशंस लूँगी और उन मेजर्स को लेने के बाद फिर मैं अपना सैलून वापस खोलूँगी, लेकिन अभी इस रिस्की सिचुएशन में मैं कोई बुकिंग्स नहीं करना चाहती। अच्छा ज़ैनब मुझे ये बताएं कि आपकी जैसी और भी आर्टिस्ट हैं जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देती हैं, जिनका अपना पर्सनल सलून है, तो आप कैसे जो है अपने क्लाइंट्स के साथ आप लोगों ने कांटेक्ट रखा हुआ है, या उनको किस तरह आप जो है सर्विसेज, तो खैर आपने कहा आप लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन उनको सोशल मीडिया पे आप उनके साथ कैसे कांटेक्ट में, ताकि आपके क्लाइंट्स बने रहें, उनका इंटरेस्ट आप पे से खत्म ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना के पोस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि कुछ नए लुक्स ट्राई कर लिए, वो डाल के पोस्ट कर दिए, या फिर ट्यूटोरियल्स मेकअप वीडियोस बना दी ताकि लोग सीखें हमसे। बेसिकली मकसद ये है कि ताकि वो लोग हमसे कनेक्ट कर सकें। अब इस सिचुएशन में वो लोग हमारे पास तो आ नहीं सकते और हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर नहीं रहे, तो हम सिर्फ अपने पेज के थ्रू अपनी ऑडियंस के साथ सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं बाय पोस्टिंग एज मच एज वी कैन। और यही चीज़ मैं कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना दी,
हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, या फिर हाउ टू स्पेंड द लाइफ इन क्वारंटीन, इस तरीके से करके लोगों को टिप्स दे दी, इस तरीके से करके डिफरेंट डिफरेंट लुक्स तैयार कर लिए मेकअप के, या स्पेशल इफेक्ट्स लुक तैयार कर लिए कि अपने कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बना के पोस्ट करना है, तो यही चीज़ कही जा रही है। अच्छा ज़ैनब, क्या न्यू ट्रेंड जो है वो मेकअप आर्टिस्ट का इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है अभी एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि हमारा डोंट रश चैलेंज है, वो एक ट्रेंड चल रहा है इसके नाम से। बेसिकली ये इंटरनेशनल ट्रेंड था, वहाँ की ब्लॉगर्स करना स्टार्ट किए थे, तो फिर उसके साथ साथ ये हमारे एशिया के अंदर भी आने लग गया। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तमाम ब्लॉगर्स इंटरनेशनली कोलैबोरेट करते हैं और ये डोंट रश चैलेंज करते हैं, जिसके अंदर ये लोग अपने ब्रशेस को इस ऐसे डायरेक्शन में गिराते हैं जैसे कि दूसरा ब्लॉगर भी वही ब्रश वहाँ से पकड़ता है एंड दे डू द ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, जैसे पहले विदाउट मेकअप होती है एंड देन विद मेकअप आती है। तो ये आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताएं क्या आप ब्लॉगिंग भी करती हैं? ज़ाहिर है कोरोना वायरस की पहले इतनी ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा जो है वो लोग इतना ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन अब जो है वो जैसे कोरोना वायरस आया है, लॉकडाउन हुआ है, लोग घरों में महदूद हैं, तो ऐसे में ब्लॉगिंग सेक्टर में क्या चेंज देखने में आया है? एज सच कोई नहीं आया है, मुझे ऐसा लगता है लोगों के पास ज़्यादा टाइम आ गया है अपने घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने को, बिकॉज एक तो जो ब्लॉगर्स भी होते हैं वो बहुत मसरूफ होते हैं नॉर्मली। अब क्वारंटीन में हर चीज़ हमारी बंद हुई हुई है, वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर, कहीं पे भी हम जा नहीं रहे, तो अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पोस्ट कर सकें अपने इस ब्लॉग पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल सकें अपने ब्लॉग पे, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ दे सकें प्रोडक्ट्स के बारे में, जो ब्लॉगर्स का यूजुअली काम ही यही होता है रिव्यूज़ देना, तो उनके पास ज़्यादा टाइम है तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताएंगे कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके पास दूसरी प्रमोशंस की चीज़ें भी आती हैं ताकि वो प्रमोट किया जाए, तो स्टिल अभी भी प्रमोशन के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं कि आप प्रमोट करें, ताकि इस वक्त क्वारंटीन के दरमियान वक्त पे जब लॉकडाउन चल रहा है तो अब दूसरे लोगों का बिजनेस भी इस तरह चलता रहे, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अभी भी आ रहे हैं? मतलब दूसरे कंपनीज आप लोग को अभी भी कांटेक्ट करती हैं ताकि? और एक्चुअली मुझे ऑफ़र बहुत ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स के लिए, पीआर के लिए, बिकॉज़ आप एक दफ़ा आपके जब एक नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बन जाते हैं और फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, तो पेजेस आपको, या छोटी-मोटी कंपनीज़ हो गई या बड़ी कंपनीज़ हो गई, वो आपको अप्रोच करती हैं और उसके और अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं प्रमोशन के लिए। तो मेरे पास आती हैं, मैंने लेकिन क्या किया हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ़ द ब्लॉगर्स ने आजकल यही किया हुआ है आजकल, कि वो लोग कोई भी तरह का पीआर जो होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो किसने पैक किया है पीआर, हमें नहीं पता कि वो क्या सेफ्टी है उसकी, या वो लोग ने प्रॉपरली सैनिटाइज थे वो लोग के नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में जब मैं क्लाइंट्स भी नहीं ले रही तो मैं कोई पीआर भी क्यों लूँ? तो इसलिए फॉर द सेफ साइड मैं कोई पीआर एक्सेप्ट नहीं कर रही, और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे रिनाउंड ब्लॉगर्स हैं वो भी पीआर एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज़ मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपका सोलली जो है वो आपके इनकम जो है वो आपके मेकअप से रिलेटेड नहीं है, आप टीचिंग भी करती हैं, तो ऐसे में वो लोग जिनका सोलली बिजनेस जो है वो ऑनलाइन मेकअप ही है, जो अपने मेकअप से ही कमाते थे, उनके लिए आप इस वक्त क्या टिप्स देंगी? क्योंकि अब जहाँ बुकिंग्स बंद है, कोई क्लाइंट्स नहीं है, ऑब्वियसली आपने कहा कि 80% जो है वो आपके सबके इनकम में कमी आई है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या टिप्स देंगी? किस तरह वो जो है अपनी इनकम रखें या उस पे चलें? मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिचुएशन में हम आ चुके हैं कि अभी आप ऑनलाइन सर्विस दें या ऑनलाइन टीचिंग करें लोगों को, ऑनलाइन मेकअप सिखाएं लोगों को, इसी से ही आप कमा सकते हैं अभी अभी के पोजीशन पे। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाएं कि लोग, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो आपसे ज़्यादा काम करना चाहें और वो आपसे कोलैबोरेट करें। आप एक पोस्ट डालेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट में पैसे मिलेंगे। ब्रांड्स इस तरीके से प्रमोशन कराते हैं डिफरेंट ब्लॉगर्स के साथ। तो अगर आप ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेंगे तो ही आप अर्न कर सकते हैं। क्लाइंट्स तो अभी आप ले नहीं सकते और वहाँ से आप अर्निंग नहीं कर सकते, और और ये डिफरेंट वेज हैं अर्निंग के जो आप कर सकते हैं अभी।
आपको क्या लगता है कि अभी कितना वक्त लगेगा इस पूरी सिचुएशन को सेटल डाउन होने में, और जब ये सेटल डाउन हो भी जाएगी तब आपके क्या एहतियाती तदाबीर होंगी अपने खुद के स्टूडियो में? मुझे ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम है, बिकॉज मैं रोज़ वेबसाइट चेक करती हूँ कितने केसेस आए हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं, और वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं, और हमारा जो रेट है वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अनकरीब ये लॉकडाउन से कोई फ़ायदा हो पा रहा है, बिकॉज लोग फिर भी निकल रहे हैं। और अभी रमज़ान है, तो रमज़ान में लोग डेफिनेटली बाहर निकलेंगे अपने सामान लेने के लिए या दीगर किसी जितनी चीज़ों के लिए वो निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अभी हमारे पास समर्स तक तो गया ही गया, 2 और महीने आप ले लें तो हमारे निकले ही निकले इस क्वारंटीन के अंदर, इस कोरोना वायरस में। बट लेकिन मैं आई रियली होप कि ख़त्म हो जाए इससे पहले ही, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा और आगे बढ़े। लेकिन अगर ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है तो मेजर्स मैं ये लूँगी कि मैं, मेरे जो भी क्लाइंट्स आएंगे उनको मैं सैनिटाइज़ करूँगी पहले, अपने तमाम ब्रशेस को, अपनी तमाम चीज़ें जो कि मेरी, स्पेशली जो ब्रशेज़ हैं जो कि फेस पे लगती हैं उनको बहुत क्लीन रखूँगी, अपने स्टूडियो को क्लीन रखूँगी बहुत ज़्यादा, और अपने सैनिटाइज़ करूँगी, मैं मास्क पहन के अपना मेकअप करूँगी। यही अपनी तमाम चीज़ें मेरे एंड से मैं मेजर्स ले सकती हूँ अपने स्टूडियो के लिए। अच्छा ज़ना, आपने ये भी बताया कि आप टीचिंग भी करती हैं, एक रेनाउंड स्कूल में आप टीचिंग करती हैं, तो आप क्या कहेंगी ये सेशंस लॉकडाउन की वजह से जो सेशंस जल्दी बंद किए गए, उस पे एजुकेशन पे क्या असर पड़ा है? मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन टीचिंग जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को, स्टूडेंट्स को बेसिकली स्टडीज़ की तरफ टच रखने के लिए थी, लाइक स्टूडेंट्स इंक्लाइंड रहें स्टडीज़ को लेके। बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग्स में ऐसा है कि एक बहुत ही वीक स्टूडेंट इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता, जो नॉर्मल है या बहुत शार्प स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। वीक स्टूडेंट को आपको लेके बैठना पड़ता है जैसे नॉर्मल स्कूल टीचिंग के अंदर आप करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो असर है वो कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स तक ही अच्छा असर है, और ये जो जल्दी ख़त्म हो गया है मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑब्वियसली ये समर्स जो है, बिकॉज आपकी ये समर ब्रेक थी जून जुलाई, अब वो जून जुलाई ख़त्म हो गई है, वो आपकी समर ब्रेक नहीं होगी, स्टूडेंट्स रीज्वाइन करेंगे जून के अंदर। तो इस एक मंथ जो रमज़ान का है इसको इन्होंने समर ब्रेक कंसिडर किया है, जिसमें इन्होंने प्रॉपरली छुट्टी दी है। और जो उससे पहले का मंथ था उसमें उन्होंने ऑनलाइन पूरी टीचिंग कराई है, जस्ट इन केस के स्टूडेंट्स जो है स्टडीज से हाथ ना उठा दें, थोड़ा बहुत वो रोज उनको टास्क मिलता रहे और वो पढ़ते रहें। दैट्स द ओनली मोटिव। अच्छा, सेकेंडरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं आप उनको फिर ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं या प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनको आप एक ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है मुतवज्जा नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को एक जगह बिठाना एक 3 घंटे के लिए, 1 घंटे की क्लास के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि 1 से लेके 8 तक के तो वैसे ही एग्ज़ाम्स दिए बगैर उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। तो उन बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई पे असर तो है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा मेजर रोल है वो इनके पेरेंट्स प्ले करते हैं। घर में अगर पेरेंट्स इनको इस तरफ रखेंगे स्टडीज़ की तरफ, या उन पे आँख रखेंगे, उन पे पढ़ाई का रखेंगे ज़ोर, तो वो ज़रूर पढ़ के देंगे और ज़रूर परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनके पेरेंट्स के ज़ोर की वजह से स्टूडेंट्स क्लास में आके मतलब ऑनलाइन क्लास लेते थे, 1-1 घंटे की लेते थे, काम भी कंप्लीट करके देते थे, प्रॉपर परफॉर्म करते थे। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके पेरेंट्स भी होश में नहीं थे, ना उनके स्टूडेंट्स होश में थे, और उनको कोई शौक ही नहीं था पढ़ने का, और उन्होंने कभी भी क्लास ज्वाइन ही नहीं की। बहुत सारे ऐसे भी थे स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है मेजर रोल, बिकॉज स्टूडेंट घर पर है, तो घर पे जो है वो जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की आती है, और पेरेंट्स ही वो उसको फोर्स कर सकते हैं तो पढ़ाई के स्कूल लिए। की तरफ से मुझे बताएं कि दूसरा सेशन स्टार्ट कर दिया गया है, क्या क्लासेस दी जा रही है, क्या सिलेबस दिया जा रहा है, दूसरी क्लास आगे की क्लासेस का सिलेबस दे दिया गया है बच्चों को, आगे की सिलेबस की तैयारी शुरू करा दी गई है ऑनलाइन क्लासेस में?
स्कूल के अंदर वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि मुझे नहीं पता मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में ऐसा प्रमोशन हुई है कि नहीं, लेकिन हमने जो किया है कि वी आर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उसी क्लास का जो क्लास में वो लोग हैं। जून के अंदर वो लोग जब रीज्वाइन करेंगे तो उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे एंड देन दे विल प्रमोट इन जुलाई। ओके, यानी जून में जो है वो आप वो फर्स्ट से लेके 8 तक। जी, अच्छा, तो कौन सी क्लासेस के लिए ये रूल है, जो 1 से लेके 8 तक, या? हाँ आई थिंक इसी के लिए। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस पहली दफा जो है वो पाकिस्तान में कह लें कि इसका ट्रेंड चला कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, टीचर्स के लिए भी नया था, स्टूडेंट्स के लिए भी नया था। तो ऐसे में क्या मेजर प्रॉब्लम्स थी जो सामने आई ऑनलाइन क्लासेस देते वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स और टीचर बहुत सारे ऐसे थे जो कि टेक फ्रेंडली नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं जानते थे। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ी, उनको कैसे यूज़ करना है वो करना पड़ा। हमने गूगल क्लासरूम पे टास्क अपलोड करते थे और फिर हैंगआउट एक ऐप है गूगल की, उस पर हम वीडियो कॉलिंग से बच्चों को समझाते थे और क्लास पूरी कंडक्ट करते थे। और ये पूरी चीज़ जो प्रोसीजर था, ये सब जो हमें सीखना पड़ा पहले, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हमने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी भी टीचर्स थी या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो नहीं जानते थे किस तरीके से यूज़ करना है, और ये चीज़ जो थी वो मुझे लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कुछ टीचर्स के लिए कि वो टेक फ्रेंडली नहीं थे। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताएं कि हर घर में जो है वो नेट की सर्विस अवेलेबल नहीं होती। जब ऑनलाइन क्लासेस दी गई तो क्या हर बच्चे के घर में तो ऑनलाइन नहीं होगा, हर बच्चे के घर में तो नेट मौजूद नहीं होगा। तो उसमें आप लोगों ने क्या उन बच्चों के लिए जो है वो डिफरेंट स्टेप्स लिए कि जो बच्चे नेट के थ्रू नहीं पढ़ सके, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके, तो उनके लिए कोई दूसरी राह क्या थी कि उनको जो है उन बच्चों के बराबर लाके खड़ा कर सके जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? हम लोग क्या करते थे कि यूजुअली मेजॉरिटी के पास नेट होता है आजकल के ज़माने में, और जिनके पास अगर नहीं भी हो या जिन्होंने क्लासेस मिस कर दी हो या कुछ भी, वो बिजी थे, क्लास कंडक्ट जिस दिन हुई उस दिन वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए वीडियो कॉलिंग पे, तो हम क्या करते हैं कि हम वीडियो पूरी रिकॉर्ड करते हैं। पूरा 1 घंटे का सेशन जो होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं एंड देन वी सेंड द सेशन का लिंक, क्योंकि वो गूगल ड्राइव पे होता है, टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास मिस की है या जिनके पास इंटरनेट नहीं था या व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड, और अगर उनको कोई क्वेरी होती है तो वो हमसे और पूछ लेते हैं कि एक्स वाई जी सवाल समझ नहीं आया या एक्स वाई जी चीज़ समझ नहीं आई, तो हम वो जिस टीचर का भी होता है वो कन्वे कर देते हैं उनको, या फिर उनको बच्चे को जवाब दे देते हैं। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताएं कि कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स थी जो ऑनलाइन क्लासेस के वक्त आप लोग को फेस करनी पड़ी? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि एक दे वर लाइक अ गोस्ट स्टूडेंट्स, वो लोग ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं उनको पुश करते थे कि नहीं जाओ ऑनलाइन सेशन लो। तो ये चीज़ थी कि अगर आपकी क्लास में 30 की स्ट्रेंथ है तो आई थिंक 20 ज्वाइन करता था और 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते थे। इसी तरीके से ये इशू होता था। मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन बैठ के पढ़ाना, और भले वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ उनके सामने, ठीक है? तो एक होता है ना, एक मेंटेन करना डिसिप्लिन, कि सब खामोश रहें एट द सेम टाइम जब टीचर इज गिविंग लेक्चर, दैट वाज एन इशू एट टाइम्स। ये भी बहुत दफ़ा हो चुका है लेकिन बहुत कम। मुझे लगता है कि ये भी एक इशू रहा है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है, बिकॉज इतने सारे बच्चे जो होते हैं, तकरीबन मेरे सेशन में 150 के अराउंड बच्चे ऑनलाइन होते हैं या जब मैं क्लास दे रही होती हूँ, बिकॉज हम काफ़ी सारे सेक्शंस मर्ज होके पढ़ रहे होते हैं बच्चे। तो उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, हर बच्चे की क्वेरी को सुनना और फिर जवाब देना, लाइक और एट टाइम्स ऐसा होता है कि 2-3 बच्चे एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फस क्रिएट करता है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभार।
अच्छा ज़ैनब, आपने ये बताया कि जुलाई में जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएँगे जो इस वक़्त ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सेम रिज़ल्ट मिल सकेगा? क्या इतना ऐसा रिज़ल्ट मिल सकेगा जो आप क्लासेस में पढ़ाते तो मिलता? कितना परसेंट आपको लगता है कि रिज़ल्ट में जो है वो ये ऑनलाइन क्लासेस असरअंदाज़ करेंगे? मुझे एक्चुअली द रीज़न ऑफ एग्ज़ाम है, यू नो, कंडक्टिंग द एग्ज़ाम्स जुलाई के अंदर, क्योंकि बच्चे जून में रीजॉइन करेंगे और जून के अंदर हम वो तमाम चीज़ें रिवाइज़ कराएँगे बच्चों को जो हमने ऑनलाइन सेशन में पढ़ाई हैं। ताकि जो बच्चा अटेंड भी नहीं किया था वो भी वहाँ सेम पेज पर आ जाए। फिर हम जुलाई में एग्ज़ाम्स लेंगे। तो मुझे लगता है जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो उन्हीं का ही सिर्फ रिजल्ट में वो आएगा। जिन्होंने अटेंड की है उनका रिजल्ट में कोई इशू नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमने अपने एंड से इंडिविजुअल 101 सेशंस भी दिए हैं, यानी एक एक बच्चे के ऊपर टाइम स्पेंड किया है उनको वीडियो कॉल करके। तो ये इंडिविजुअल 101 सेशन से होता है कि बच्चे को कोई भी मसला हो वो इंडिविजुअली हमें बता रहा है। तो हमने वो चीज़ें भी की हैं और फिर पूरी क्लास के सेशन भी एक साथ कंडक्ट किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने अटेंड की है तो उनको इशू नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे हमेशा जो है वो टीचर्स जो है बच्चों की अच्छी खासी क्लास लेती हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स की बहुत क्लास हुई है। क्योंकि कह सकते हैं। अच्छा ज़ैनब, आखिर में मुझे बताएँ कि आप लोगों को एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और एज़ अ टीचर और एक पाकिस्तानी शहरी होने के हैसियत से क्या लोगों को कोरोना वायरस के लिए जो है वो पैगाम देंगी? मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस जो है वो एक बहुत ही जल्दी फैलता हुआ वायरस है और ये बहुत डेडली है कि हम सबको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग को सुनने को आता है कि आए दिन नंबर ऑफ़ केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े ममालिक कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो फिर भी तरक्की याफ्ता ममालिक में से नहीं हैं। हम तो फिर भी ऐसे मुल्क से बिलॉन्ग करते हैं कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमने हमेशा से किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए जो हमें डॉक्टर्स कहते हैं, जो हमें हमारे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हमें समझा रहे हैं अब बार-बार अपनी तकरीरों से कि घर पे रहो, हर चीज़ को सैनिटाइज़ करो और मास्क पहनो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में जाना चाहते हैं। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक होती आ रही हैं और उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब इस ऐसे सिचुएशन में जब सब कुछ इतना रिस्की है, इतने टाइम से हर चीज़ बंद है, सिर्फ हमारी जगह नहीं बल्कि तमाम मुल्कों में बंद है, पूरी दुनिया रुकी हुई है इस वायरस की वजह से। तो हमें एक साथ होकर बहुत ज़्यादा इस सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज़ इसमें हमारी ही भलाई है और हमारी ही भलाई के लिए डॉक्टर्स जो हैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दिन रात लगा के। तो मुझे लगता है कि हमें हर तरह से उस प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। इसी में हमारा फ़ायदा है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। Audio Jungle.